गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नंद किशोर, सिद्धार्थ शिक्षा सदन, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सोजत रोड। आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, चैप्टर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो कि खंड फर्स्ट घटनाएं और प्रक्रिया का जो प्रथम पार्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यूरोप क्या है? यूरोप एक महाद्वीप है, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले रूस की राजधानी मास्को, पोलैंड की राजधानी वार्सा, ठीक है। जर्मनी की है बर्लिन, ठीक है। और ये है इटली की राजधानी रोम, फ्रांस की राजधानी पेरिस और स्पेन की राजधानी मैड्रिड। ये है अटलांटिक महासागर। ये जो अभी मैंने जितने भी देश और इनकी राजधानियाँ बताई है, ये कहाँ पे है? ये यूरोप महाद्वीप में है। कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में। ये यूरोप महाद्वीप के देश हैं, ठीक है। अब यूरोप में सबसे पहले राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से हुई। किससे हुई? फ्रांस से हुई। अब इसमें एक फ्रांसीसी कलाकार हैं मैड्रिड शोरियू, जो कि 1848 में 1848 में 4 चित्र बनाए। कितने चित्र? 4 चित्र बनाए, जो कि विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का एक स्वप्न, राष्ट्रों के बीच में संधि, जिसको एक कल्पनाशील भी कह सकते हैं, कल्पना दृश्य कह सकते हैं, जो कि प्रत्येक राष्ट्र में क्या होता है कि उसके कपड़ों, राष्ट्रीय पोशाकों से ही पहचाना जाता है। तो इस प्रकार देखा गया कि 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी शक्ति के रूप में सामने आया जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में बड़ा बदलाव लाया। और यूरोप में जो है राष्ट्रवाद की जो चेतना जगी, वो फ्रांस से जगी। तो फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो अब देखिए, राष्ट्र जो है वो हमेशा ही समान नस्ल, भाषा, धर्म, क्या भाषा, नस्ल, धर्म, क्षेत्र इत्यादि की निष्ठा के द्वारा प्राप्त होता है। तो राष्ट्र का विचार करके ही लोग कहीं न कहीं क्रांति में कूद पड़ते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 में हुई। कब हुई? 1789 में हुई। फ्रांसीसी क्रांति में लोगों की मांग थी कि राजतंत्र को खत्म करना। राजतंत्र का अर्थ होता है राजा का शासन। किसका शासन? राजा का शासन। यानी कि राजा ने जो कह दिया वो फाइनल है। यानी कि ईश्वर, राजा अपने आप को एक ईश्वर मानता था, एक देवता के रूप में मानता था, और वो सभी लोगों को अपना ही गुलाम बनाकर रखता था। अब इसमें राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र, यानी कि लोगों का शासन, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा जो प्रजातंत्र को स्थापित किया जाए, ये लोगों की मांग थी। फ्रांस के लोगों की क्या मांग थी?
कि राजतंत्र को यानी कि राजा के शासन को ख़त्म किया जाए और जो प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुनकर जो आए उस प्रजातंत्र को स्थापित किया जाए। तो इस प्रकार लोगों ने ये मांग की थी। अब देखिए फ्रांसीसी क्रांति में सामूहिक पहचान बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, वो निम्न कदम थे। ठीक है, पहला देखिए कि प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना जाए। पहला क्या था, प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। ठीक है ना, नेशनल असेंबली कर दिया, यानी कि स्टेट जो जनरल था उसका नाम बदल दिया गया। स्टेट जो जनरल चुना गया उसका नाम बदल करके क्या किया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया। फिर नंबर 2 देखिए, फ्रेंच भाषा को, फ्रेंच यानी कि फ्रांस की भाषा थी। कहाँ की भाषा थी, फ्रांस की। ठीक है, रूस की भाषा रशियन। ठीक है ना, उसी प्रकार फ्रांस की भाषा फ्रेंच। फ्रेंच भाषा को राष्ट्र भाषा यानी कि पूरे राष्ट्र में, पूरे फ्रांस में फ्रेंच भाषा ही बोली जाए, राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिससे सबको समान कानून का अनुभव हो सके। प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि जितने भी जो कामकाज हो उसमें समान व्यवस्था लागू की गई जिससे कि सभी लोगों को ये अनुभव हो जाए, समान कानून, समान भाषा का। उसके बाद आंतरिक आयात और निर्यात। आंतरिक आयात और निर्यात पे खरीदना, माल को खरीदना और बेचना। जो आंतरिक उस देश के अंदर ही अंदर जो सामान बेचा जाता था, खरीदा जाता था वो, और सीमा शुल्क यानी कि बॉर्डर, एक देश से दूसरे देश में आने और जाने का जो टैक्स होता था, शुल्क होता था, उसको समाप्त कर दिया गया। भार और माफ की एक समान व्यवस्था भी लागू की गई। अब इसमें समान भार और माफ यानी कि टैक्स का जो, कर का जो भार था उस भार को माफ कर दिया गया और एक समान व्यवस्था लागू की गई कि जो जैसा कार्य होगा उसी प्रकार उसका टैक्स लिया जाएगा या उसको माफ भी कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार देखा गया प्रशासनिक क्षेत्र में भी अनेक क्रांतिकारी सिद्धांतों को भी शामिल किया गया। उसके बाद देखिए स्कूल कॉलेज की छात्रों के द्वारा, छात्र और छात्राओं के द्वारा भी समर्थन के रूप में एक क्लब का गठन किया गया जिसका नाम दिया गया था जैकोबिन क्लब। क्या नाम दिया गया था, जैकोबिन क्लब। ध्यान रखना कि इस क्रांति में कई स्कूल और कॉलेजों के बच्चे भी शामिल हुए और उस क्लब का गठन किया गया और उसका नाम क्या रखा गया है, जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब में कौन होते थे, स्कूल और कॉलेज के छात्र के समर्थन रूप में इन्होंने एक क्लब का भी गठन किया। फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर हर विदेशी, फ्रांस की आर्मी ने फौज ने समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिए गए जिससे राष्ट्रवादी भावना और बढ़ती चली गई। राष्ट्रवादी भावना और ही भी बढ़ती चलेगी। राष्ट्रवादी भावना मतलब क्या होता है कि व्यक्तियों के
द्वारा एकता की भावना, किसकी? एकता की भावना को महसूस करना, भावना को महसूस करना, ठीक है ना, जिसमें समान भाषा, इतिहास, संस्कृति सभी साझे रूप में हो तो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। क्योंकि कोई भी किसी भी देश के जो नागरिक हैं उन प्रत्येक नागरिक में राष्ट्र के प्रति सोचना, वहाँ की समान संस्कृति, वहाँ का इतिहास, वहाँ की भाषा सब भले अनेक प्रकार से हो लेकिन उन सभी में उनके देश के प्रति वफादारी और राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगी। अब देखिए नेपोलियन का शासन। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो नेपोलियन का जो शासनकाल था उसके बारे में देखिए। यूँ तो नेपोलियन बड़ा ही खतरनाक था, लेकिन पहले तो वो बहुत ही क्रूर था। उसने राजतंत्र चलाया लेकिन धीरे धीरे उसने कुछ सुधार भी किए। तो जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र को स्थापित कर दिया। जो प्रजातंत्र था, जो लोगों का शासन था, जो प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते थे, उसको हटा करके उसने क्या किया कि राजतंत्र को चलाना शुरू कर दिया। तो देखिए राजतंत्र जो है वो राजा का शासन होता है, देवी सिद्धांत होता है। जो राजा ने कह दिया वही वो चीज़ फाइनल हो जाती थी। तो इस प्रकार देखा गया कि राजा का शासन ही सर्वे सर्वा होता था। तो धीरे धीरे उसको भी समझ में आने लगा कि नहीं, लोगों की जो भावना है वो मुझसे किस प्रकार जुड़ी हुई है। तो उसने भी धीरे धीरे उसमें परिवर्तन करना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार नेपोलियन ने एक नागरिक संहिता चलाई, या नेपोलियन की संहिता, जिसे हम नेपोलियन की संहिता भी कह सकते हैं, जो कि 1804 में शुरू की गई। नेपोलियन की संहिता भी कह सकते हैं या नागरिक संहिता भी इसको कह सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें थी वो देखना। मान लो प्रश्न पूछा जाए कि नागरिक संहिता क्या है या नेपोलियन की संहिता कब शुरू की गई और इसमें क्या क्या नियम या क्या क्या कानून बनाए गए। तो कानून के समक्ष सबको बराबर रखना एक तो था इसमें, कि कानून के सामने सबको बराबर समझना या रखना, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाए रखना, जो प्रॉपर्टी है उसके जो राइट्स हैं उसको सेफ बनाना, भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई। मान लो किसी की भूमि है और कोई कुलीन वर्ग के लोग किसान वर्ग से वो भूमि लेकर उसी भूमि पर उसी को दास के रूप में कार्य करवाया जाता था। और दूसरा था कि जागीरदारी शुल्क, जागीरदारी के ऊपर भी टैक्स से उसने मुक्ति दिलाई। अब जागीरदारी देखिए, जागीरदारी शुल्क क्या है, इसके तहत ध्यान रखना, प्रश्न पूछ सकते हैं कि जागीरदारी शुल्क क्या है। इसके तहत किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों के द्वारा, किसके द्वारा, इसके तहत किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों के द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता
था। इसके तहत क्या था कि किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में किसको दिया जाता था? सरकार को देना पड़ता था। यही जागीरदारी शुल्क होता है। नेपोलियन के समय ही व्यापार, आवागमन एवं संचार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। नेपोलियन ने एक काम और भी अच्छा कर दिया कि व्यापार का आवागमन था, व्यापार के जो साधन थे उनका आना और जाना, यानी कि यातायात का आवागमन के जो साधन थे, और संचार यानी कि दूर संचार, टीवी रेडियो वगैरह, इस प्रकार संचार में भी बहुत ज़्यादा विकास किया। राष्ट्रीयवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया और कर को बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून व्यवस्था स्थापित कर दिए गए। एक तो राष्ट्रवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया और कर को बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून व्यवस्था स्थापित भी किए। तो नेपोलियन ने इस नेपोलियन की जो नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता जो 1804 में शुरू हुई, इसमें कुछ अच्छे भी थे, कुछ नेगेटिव भी थे। लेकिन नागरिक संहिता जो फ्रांस की क्रांति में एक नई जान फूंक दी, वो भी ठीक थी। अब देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो आपको पता है कि राष्ट्रवाद का निर्माण किस प्रकार पनपा। तो लोगों में कि एकता की भावना, समान भाषा, समान संस्कृति का हिस्सा वो बने। तो किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का समान होना जरूरी है। तो किसी भी राष्ट्र का जो निर्माण होगा उसमें जो सामूहिक एक संगठन के रूप में जिसकी पहचान होती है, संस्कृति, परंपरा, कल्चर का जो समान होना जरूरी होता है, तभी वो एक राष्ट्र कहलाता है। यूरोप में अलग अलग समाज था। जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोग जर्मन, अंग्रेज, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषाएं बोलते थे। तो अब देखिए राष्ट्रवाद का निर्माण। अब राष्ट्रवाद का निर्माण और राष्ट्रवाद का निर्माण आपको पता ही है कि व्यक्तियों में एकता की भावना, समान संस्कृति, भाषा इत्यादि का निर्माण होता है। और राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा, यूरोपीय समाज की संरचना कैसे हुई, उदारवादी राष्ट्रवाद कैसे बना, रूढ़िवादी कैसे बने, यानी परंपरागत और क्रांतिकारी किस प्रकार विचारधाराएं उत्पन्न हुई। रूढ़िवादी, उदारवादी राष्ट्रवाद, रूढ़िवादी, क्रांतिकारी, इस प्रकार। तो यूरोपीय समाज की जो संरचना 19वीं शताब्दी से पहले उत्पन्न हुई, जिसमें उच्च वर्ग जिसको अपन कुलीन वर्ग भी कहते हैं, और दूसरा है निम्न वर्ग जिसको हम कृषि वर्ग भी कहते हैं। एक तो होता है उच्च वर्ग यानी कि कुलीन वर्ग, एक दूसरा होता है निम्न वर्ग जिसको अपन कुलीन वर्ग भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि में कुलीन वर्ग जो था वो बहुत शक्तिशाली था। कुलीन वर्ग कैसा था? शक्तिशाली था, शक्तिशाली वर्ग था। और ये क्या थे? सामाजिक और राजनीतिक रूप से भूमि के मालिक भी थे। सामाजिक और राजनीतिक रूप से भूमि के मालिक थे।
भूमि मालिक थे। और दूसरे जो निम्न वर्ग यानी कि जो कृषक वर्ग है वो एक छोटा, अधिकांश लोग इसमें कृषक थे। तो इस प्रकार देखा गया कि ये जो निम्न वर्ग था वो जनसंख्या के का अधिकांश भाग था, जनसंख्या का अधिकांश भाग था, जनसंख्या का अधिकांश भाग कैसा था? कृषक वर्ग था, जो कि इनके हमेशा ही दासत्व रूप स्वीकार करते थे। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि फ्रांस की जो राज्य क्रांति है यूरोप जो महाद्वीप है उसके प्रत्येक शहर, प्रत्येक देश में ये शुरू हो गया था। जो कि फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियू ने एक कल्पनादृश्य राष्ट्र के समूह में लोगों को विभक्त किया, जो एक अच्छे राष्ट्र का स्वप्न देखा गया जिसमें प्रजातांत्रिक शासन हो, सामाजिक गणराज्य का शासन हो। तो इस प्रकार धीरे धीरे फ्रांस में क्रांति शुरू हुई और यूरोप महाद्वीप में सबसे पहले फ्रांस में ही ये क्रांति शुरू हुई। फ्रांस में ये क्रांति 1789 में शुरू हुई, जो कि राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तनों को राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में, और ये निरंकुश शासन को हटाना चाहते थे। और धीरे धीरे इस प्रकार स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया, सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा भी करवाया गया। और इस प्रकार नेपोलियन संहिता भी लागू की गई और धीरे धीरे निरंकुश राजतंत्र को भी हटाया गया और प्रजातंत्र लागू हुआ। और नेपोलियन बोनापार्ट यानी कि नेपोलियन ने धीरे धीरे उसने भी लोगों की कहीं सहायता वो करते रहे और उन्होंने नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता भी उन्होंने शुरू की थी, जो कि 1804 में स्टार्ट हुई थी, जो कि सभी संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया, कानून के समक्ष सबको बराबर रखा गया, जागीरी शुल्क समाप्त किया गया और जागीरी शुल्क जो था किसानों और जमींदारों उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में दिया जाने लगा और धीरे धीरे राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार बच्चों आपको वीडियो ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और फिर आपको जो प्रश्न दिए जाएंगे उन प्रश्नों को भी ढंग से पढ़ना है और समझना है। और जब भी आपको इस वीडियो के बाद आपको प्रश्न देंगे उसको ढंग से पढ़ना और प्रत्येक प्रश्न को पढ़ने के बाद इसका आंसर लिखने के बाद लाइन खींचना, डेट लगाना, चैप्टर का नाम लिखना। थैंक यू।